everyone, welcome to NEET Nova. This is Simran, your biology educator. I hope you all are fit and fine और आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज NCERT अनलॉक जो सीरीज है जिसमें हम NCERT पूरी डीकोड करते हैं, एक चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करते हैं विद कंप्लीट रीडिंग ऑफ NCERT। तो इस सीरीज में आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं, यू कैन सी दैट इट्स लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आपकी क्लास 11 का चैप्टर है, वन शॉट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, मूवमेंट तो हम सबको पता है ना कि कोई भी चीज मूव कर रही है, हमारे बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं, हमारे इंटरनल कुछ मूवमेंट्स चल रही हैं। बट लोकोमोशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट। वो हम पढ़ेंगे कौन से ऑर्गन्स हैं जो मूवमेंट या लोकोमोशन से एसोसिएटेड हैं, मसल्स क्या हैं, बोन्स क्या है, हमारा स्केलेटल सिस्टम हम स्टडी करेंगे। तो ये सब चीजें हम वन बाय वन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट शुरू करते हैं। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकते हैं। अब मैं आई एम मूविंग माई हैंड्स, आई एम स्पीकिंग, ये सब क्या है, मूवमेंट का ही एक हिस्सा है। एनिमल्स कैन एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। अब एनिमल्स और प्लांट अलग अलग तरह के मूवमेंट शो करते हैं, अलग अलग वेराइटी के मूवमेंट शो करते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, अमीबा जैसा एक यूनिसेलुलर एनिमल है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। उसके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म एक सिंपल सी मूवमेंट है कि कोई भी सेल में साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, वो भी एक तरह की मूवमेंट है। यूनिसेलुलर में मूवमेंट कैसे नजर आएगी कि सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म जो है वो मूव कर रहा है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला एंड टेंटेकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ सिलेंट्रेट्स हैं या फिर कुछ प्रोटोजोन्स हैं जिनके अंदर क्या है, सीरिया है, फ्लैजेला है या फिर टेंटेकल्स हैं। इनकी मूवमेंट, अब ये भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये भी क्या है, टाइप ऑफ मूवमेंट। ह्यूमन बींग्स कैन मूव देयर लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग्स एक्सेट्रा। अब ये सब आप करके देखिए, हम अपने हाथ पैर हिला सकते हैं, दैट आर आवर लिम्स। इसके अलावा हम बोलते हैं, हमारे जॉज हिलते हैं, वो भी एक मूवमेंट है। हम अपनी टंग को मूव कर रहे हैं, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, तो मेरी टंग भी मूव हो रही है, मेरे जॉज मूव हो रहे हैं, मेरे लिम्स भी मूव हो रहे हैं, एंड मेरी आईलिड्स भी, हमारी जो पलकें हैं वो भी मूव होती हैं। तो वी ऑल्सो शो अ वेराइटी ऑफ मूवमेंट। सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। अब कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो हमारी प्लेस, पोजीशन को चेंज करती हैं। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर मैं चल दूं और मैं यहाँ पहुंच जाऊं तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, मैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई हूं। ऐसी ही वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हम जानबूझ के कर रहे हैं अपनी बॉडी को मूव कराने के लिए, इन्हीं तरह की मूवमेंट्स को बोला जाता है लोकोमोशन। ठीक है, सच वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। अब मूवमेंट्स तो ये सारी ही हैं, बट कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, उसी को बोलेंगे हम लोकोमोशन। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ऑल आर सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। अब वॉक करना, स्विम करना, फ्लाई करना, जंप करना, ये सब क्या है, लोकोमोशन के ही टाइप्स हैं, लोकोमोशन की मूवमेंट्स हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अब लोकोमोशन के लिए कुछ अलग स्ट्रक्चर होने चाहिए, कुछ ऐसी चीज हो जो मेरे को चलने में हेल्प कर रही है, जंप करने में हेल्प कर रही है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब पैरामीशियम की एग्जाम्पल लें तो उसके अंदर क्या है, सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द साइटोफेरिंक्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। अब पैरामीशियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इन पैरामीशियम वी हैव सीलिया दैट हेल्प्स इन फूड को वो साइटोफेरिंक्स के थ्रू लेके जाता है। इसके अलावा बॉडी की मूवमेंट्स में भी सीलिया हेल्प करता है। देन हमारे पास है हाइड्रा की एग्जाम्पल। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटेकल्स। अब हमने जब फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ा था उसके अंदर हाइड्रा पढ़ा था जिसके टेंटेकल्स होते हैं, वो क्या हेल्प करता है, वो भी मूवमेंट में हेल्प करेगा। प्रे को कैप्चर करता है एंड यूज देम फॉर लोकोमोशन। अब अगर हमारी बात की जाए तो हम अपने हाथ पैर यूज करते हैं, है ना, चलने के लिए। अभी मैंने अपनी लेग्स को मूव किया तो ही मैं चल पाई, तो हम अपने लिम्स यूज करते हैं। वी यूज आवर लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। अब हमें बैठना है, इधर मुड़ना है, अपना मूव करना है, तो उस सब चीजों में हम अपने लिम्स को, अपनी बोन्स को यूज कर रहे हैं अपना पोस्चर और अपनी मूवमेंट, अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, the above observation suggest the movements and locomotion cannot be studied separately। तो हम मूवमेंट और जो लोकोमोशन है ना, वो बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है। तो अब हम भी इनको क्लोजली एसोसिएशन के साथ ही पढ़ेंगे, इनको सेपरेट पढ़ना बहुत मुश्किल है। टू मे बी लिंक्ड बाय
स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। हर तरह का लोकोमोशन जो है उसमें मूवमेंट एसोसिएटेड है। मैं चाहे मूव कर रही हूँ वो भी एक मूवमेंट ही है, बट हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि हर मूवमेंट से मेरी पोजीशन नहीं बदल रही। अब मैं हैंड्स मूव कर रही हूँ तो मैं खड़ी तो यही हूँ, मेरी पोजीशन नहीं बदल रही है ना। तो मेरी आईलिड्स मूव हो रहे हैं, मेरी टंग मूव हो रही है, जॉज मूव हो रहे हैं, बट दीज ऑल आर नॉट लोकोमोशन। लोकोमोशन इन इज ओनली दैट मूवमेंट जिससे मेरी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। उन्हीं मूवमेंट्स को हम लोकोमोशन बोलेंगे। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि हर तरह का लोकोमोशन एक मूवमेंट ही है, बट सारी मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि सब मूवमेंट से पोजीशन तो चेंज नहीं होती। ठीक है जी, चलिए। Methods of locomotion performed by animals vary with their habitat and the demand of situation। अब हर तरह का एनिमल जो है उसके मूवमेंट्स, उसका लोकोमोशन जो है वो उसके हैबिटेट, वो कहाँ रहता है, कैसा फूड खा रहा है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है, और उसके आसपास की सिचुएशन कैसी है, कंडीशन कैसी है। However, locomotion is generally for search of food। अब कोई इंसान क्यों इधर उधर चलता है, कोई एनिमल क्यों मूव करेगा, क्यों लोकोमोशन करेगा, अपनी पोजीशन क्यों चेंज करता है, क्योंकि या तो उसको फूड की सर्च करनी है, खाने की खोज में जाना है, या फिर उसको शेल्टर चाहिए। अब बर्ड्स की बात करें, वो फ्लाई करते हैं वन प्लेस टू अदर, क्यों वो जाते हैं, क्योंकि उनको फूड लेना है ना, और उनको शेल्टर चाहिए। तो इसीलिए कोई भी एनिमल जो है, कोई ऑर्गेनिज्म वो है, वो लोकोमोशन इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से करता है। मेटिंग, रिप्रोडक्शन के लिए उनको मूव करना पड़ता है। फिशेस बहुत अच्छी एग्जाम्पल हैं, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे लोकोमोशन करती हैं, वो माइग्रेट करती हैं। सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, उनको प्रॉपर ब्रीड करने के लिए, एग लेइंग के लिए कोई प्रॉपर सरफेस चाहिए, तो वो वहां जाएंगे, इसलिए वो मूवमेंट करेंगे। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज और प्रीडेटर। अब सपोज कहीं बहुत गर्मी हो गई, अब वो बर्ड्स या फिशेस वहां नहीं रह सकती उस तरह के पानी में, एनवायरनमेंट में, तो वो मूव कर जाएंगे कहीं और अगर उनको कहीं पे डर है कि कोई हमें एनिमी ना आ जाए, हमें हमारा प्रीडेटर ना आ जाए, तो भी वो मूव करेंगे, है ना। तो ये सब रीजन है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन या मूवमेंट क्यों शो करता है। चलिए अब आगे एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। Due to festive season, Unacademy is here with a great offer। I would say festive season में आपके लिए नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 50% ऑफ है। आप अपना नीट यूजी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 4999 में, जिसमें प्रॉपर बैचेस के अंदर प्रॉपर क्लासेस लगेंगी, आपको टीचर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, टेस्ट होंगे, सब कुछ होगा। टू अवेल दिस ऑफर आपको कोड यूज करना है SN09। 50% फ्लैट डिस्काउंट पे आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा इफ यू यूज द कोड SN09। चलिए, और अगर आप 2025 एस्पिरेंट है, नीट 2025 एस्पिरेंट है, तो भी आपके लिए 600 प्लस लेक्चर्स, 20 प्लस मॉक टेस्ट और इंग्लिश मोड ऑफ टीचिंग में टीम टाइटंस आपके लिए लेके आई है फीनिक्स मास्टर बैच एट ओनली 4999। आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगेन, सब्सक्रिप्शन लेते टाइम अगर आप SN09 कोड एंटर करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप नीट 2026 एस्पिरेंट हैं तो भी टीम टाइटंस आपके लिए लेके आई है निम्बस प्रो रीलोडेड बैच, जिसके अंदर अगेन आपको प्रॉपर लेक्चर सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, रिवाइज कराया जाएगा मल्टीपल टाइम्स, 20 प्लस टेस्ट होंगे, ऑनलाइन क्लासेस आपके प्रॉपर बैच में लगेंगी। आपको ये 4999 में सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल सकता है इफ यू यूज द कोड SN09। तो आप ये कोड यूज करके बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पे 50% ऑफ पे अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए, और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है नीट यूजी 2025 के लिए, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, या फिर आप एक ड्रॉपर हैं, यू कैन गेट दिस टेस्ट सीरीज ओनली एट ₹1999। तो इस पे भी आपको SN09 कोड का इस्तेमाल करना है, तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट पे ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो जल्दी जल्दी जाइए, अपना प्रॉपर बैच लगाइए, 6 महीने रह गए हैं ऑलमोस्ट पेपर में, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए ताकि आप अपना नीट 2025 क्रैक कर लें। बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई भी बच्चा ऐसा हो जो बहुत मेहनत कर रहा है और उसको वो किसी 2-3 नंबर से भी रह जाए। तो आप प्लीज जाइए, ढंग से पढ़ाई कीजिए, और डिस्काउंटेड रेट्स पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो SN09 कोड को यूज करिए एंड गेट द सब्सक्रिप्शन एट मिनिमल रेट्स। चलिए, आते हैं पढ़ाई पे वापस। अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ मूवमेंट्स की। हमने पढ़ा कि मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ मूवमेंट है।
तो सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स। हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनमें 3 तरीके की, 3 मुख्य प्रकार की मूवमेंट जो है वो होती है, ठीक है। वो कौन सी मूवमेंट है हमारे पास है? एमीबॉयड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं। एमीबॉयड मूवमेंट कौन शो कर रहा है? हमारी बॉडी के स्पेशल सेल्स जैसे कि ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ब्लड के अंदर है ना। ल्यूकोसाइट्स हमें पता है क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, कुछ मैक्रोफेजेस भी हैं। वो क्या करते हैं? वो शो करते हैं एमीबॉयड टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी कि अमीबा के जैसे, जैसे वो सूडोपोडिया से मूव करते हैं ना, कुछ अमीबा जैसी मूवमेंट शो करते हैं। It is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba। जैसे अमीबा के अंदर उसका प्रोटोप्लाज्म मूव करता रहता है और सूडोपोडिया निकल जाता है बॉडी से और उसकी हेल्प से मूवमेंट होती है, सेम प्रोसेस होता है हमारे ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेजेस में भी। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन एमीबॉयड मूवमेंट। हमारा सेल का जो स्केलेटल सिस्टम है, सपोर्टिंग सिस्टम है, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं। उनमें से जो माइक्रोफिलामेंट्स है ना बेटे, वो भी एमीबा की तरह ही मूवमेंट शो करते हैं, जिसको हम एमीबॉयड मूवमेंट्स बोलेंगे। चलिए आगे बात करेंगे सिलियरी मूवमेंट्स की। सिलियरी मूवमेंट्स बेसिकली क्या होता है कि सीलिया की हेल्प से मूवमेंट का होना, ठीक है। अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स। कहां पे होगी? जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जिनमें कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिनमें से किसी मटेरियल की पैसेज होनी है, वहां ये मूवमेंट्स शो होंगी। तो वहां पे एपिथेलियम कैसा होगा? सिलिएटेड एपिथेलियम। अब हमने बात की थी कि अगर हमारे क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर जो एपिथेलियल सेल्स हैं, उनकी सरफेस पे अगर इस तरह से सपोज ये मेरे एपिथेलियल सेल्स हैं, these are columnar epithelial cells, ओके। अगर अब इनकी सरफेस पे इस तरह से सीलिया प्रेजेंट होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे? सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पे भी हमारा जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो हमारी बॉडी की इंटरनल लाइनिंग्स को कवर करेगा, लाइन करेगा। तो वहां पे जो भी मटेरियल पास होगा वो सीलिया की हेल्प से ही पास होगा, क्योंकि वहां पे जो सेल्स हैं उनके पास सीलिया है, ठीक है। The coordinated movement of cilia in trachea help in removing dust particles and some of the foreign substances inhaled alongside the। अब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, एयर इनहेल करते हैं, है ना। उस एयर के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स, कुछ ऐसा मटेरियल एंटर कर जाता है हमारे ट्रैकिया में जो हमें नहीं चाहिए। तो हमारा जो ट्रैकिया है उसके अंदर भी सिलिएटेड लाइनिंग है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, जो उस डस्ट को, उस फालतू के जो वो एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। और हमारी बॉडी, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करें, हमें पता है कि ओवा जो है वो मूव करता है फिलोपियन ट्यूब से, फिर वो यूट्रस तक पहुंचता है। तो वो मूवमेंट जो ओवा की मूवमेंट है कि वो मूवमेंट कौन करवाता है? वो भी सीलिया ही करवाता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर सीलिया प्रेजेंट है जो एग को ओवा को मूव कराता है। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलियरी मूवमेंट्स। तो सिलियरी मूवमेंट्स की 2 एग्जाम्पल हमने पढ़ी, एक ट्रैकिया में और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। चलिए अगली हमारी मूवमेंट है मस्कुलर मूवमेंट। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी इज मस्कुलर मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉज, टंग एक्सेट्रा। अब हमने अभी बात की थी कि हम बात करते हैं तो हमारा जॉज मूव करते हैं, अब मैं यहाँ से वहां मूव कर रही हूँ तो मेरे लिम्स मूव कर रहे हैं। ये सारी मूवमेंट्स जो हैं वो क्या है? इसमें हमारी मसल्स की मूवमेंट रिक्वायर्ड है। ये मस्कुलर मूवमेंट की ही एक टाइप है जिसमें कुछ ना कुछ मसल्स जो हैं वो अटैच है। मैं अगर लेग्स मूव कर रही हूँ तो मेरे लेग्स के जो बोन्स हैं उनके साथ कुछ मसल्स अटैच्ड हैं जो मूवमेंट में हेल्प करा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर मसल्स प्रेजेंट हैं और ये मसल्स हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से मसल्स जो हैं वो मूवमेंट करवाने में भी हेल्प करते हैं। लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। अब कोई भी बॉडी की मूवमेंट करानी है उसमें 3 चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। हमारा मस्कुलर सिस्टम कि हमारे मसल्स भी ढंग से काम करें और हमारे बोन्स भी काम करें और हमारा न्यूरल सिस्टम, तीनों चीजें जब कोऑर्डिनेटेड कंबाइंड वे में काम करती हैं तभी एक सक्सेसफुल मूवमेंट जो है वो होती है। अब सपोज
मैं चाहती हूँ कि मैं इधर से मूव करूं, तो मेरा माइंड सिग्नल देगा मेरे मसल्स को कि मूव करना है, और वो मसल्स बोन्स के साथ अटैच्ड है, तो वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बोन्स भी मूव करेंगी। मतलब इट्स अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। मेरा माइंड यानी कि मेरा नर्वस सिस्टम, मेरे मसल्स और मेरे बोन्स, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, तीनों जो है वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे सो दैट की मूवमेंट जो है वो हो पाए। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल। हम पढ़ेंगे कि कौन से टाइप्स के मसल हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस मैकेनिज्म से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और हमारे स्केलेटल सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे मसल्स, डोले शोले। ठीक है, मसल्स की बात करेंगे। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 दैट द सीलिया एंड फ्लैजेला आर द आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन की ही आउटग्रोथ है एक तरह से। फ्लैजेलर मूवमेंट्स हेल्प इन, अब हम फ्लैजेला के थ्रू, अब पहले सीलिया के थ्रू मूवमेंट की बात की, अब फ्लैजेला के थ्रू जो मूवमेंट होनी है उसकी बात करेंगे। हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब स्पर्म का डायग्राम अगर आपको याद हो तो उसकी जो टेल है वो फ्लैजेलर होती है, तो स्पर्म को स्विम करने में फ्लैजेला जो है वो हेल्प करेगा। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं स्पॉन्जेस के अंदर, जो कैनाल सिस्टम हमने पढ़ा है एनिमल किंगडम में, उसके अंदर भी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है ताकि वाटर जो है वो मूव कर सके। और यूग्लिना जो हमारा एक प्रोटोजोन है उसके अंदर भी लोकोमोशन कौन करवाता है, फ्लैजेला। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन। मसल जो है उनका ओरिजिन कैसा है, दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। About 40 to 50% of the body weight of human adult is contributed by muscles। हमारा जो 40 से 45% बॉडी का वेट है वो सिर्फ हमारे मसल्स की वजह से है। तो अगर आप योर बॉडी वेट इज हायर तो उसमें आपका कसूर नहीं, आपके मसल्स ही 40-45% तो वही इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो हमारे मसल जो हैं वो एक्साइट हो सकते हैं, जब उनके पास नर्व इंपल्स आता है तो वो एक्साइट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो एक्सटेंसिबिलिटी है, रिलैक्स हो सकते हैं, एंड अनदर थिंग इज इलास्टिसिटी, दे आर इलास्टिक इन नेचर। Muscles have been classified using different criteria, namely location, appearance and nature of regulation of their activities। Muscles को अलग अलग तरीकों से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। किस बेसिस पे क्लासिफाई हो सकता है कि वो कहाँ प्रेजेंट है, उनकी लोकेशन क्या है, या फिर उनका अपीयरेंस, वो दिखते कैसे हैं, और उनका नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज जो है वो किस वे में रेगुलेटेड है, क्या वो अपने आप मतलब हमारी विश से मूव कर रहे हैं या फिर दे आर मूविंग ऑन बाय देमसेल्व्स। तो ये सब बेसिस पे मसल्स को क्लासिफाई किया है। अब उनकी लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप के मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल। वन बाय वन पढ़ेंगे किस बेसिस पे है ये। लोकेशन के बेसिस पे 3 कैटेगरीज हैं, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल। सबसे पहले बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स जो है, हम नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है बॉडी का उसके साथ एसोसिएटेड है ये। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बोन्स जो हैं उनके साथ एसोसिएटेड होंगे। दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड। अब इनका अपीयरेंस कैसा होता है, चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं, अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में देखें तो हमारे पास इस तरह से कुछ डार्क बैंड्स, देन अगेन कुछ लाइट एरिया, फिर डार्क एरियाज, इस तरह से स्ट्रिप्ड अपीयरेंस हमें नजर आता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल। ये जो डार्क और लाइट का पैटर्न है इसको हम बोलेंगे स्ट्रिएशंस, और इसी वजह से मसल को क्या बोलेंगे, स्ट्रिएटेड मसल। चलिए, as their activities are under voluntary control of the nervous system, they are known as voluntary muscles too। अब voluntary activities कौन सी हैं जो हम अपनी मर्जी से करा सकते हैं, मुझे चलना है तो उसमें मेरी विश, मेरा खुद का माइंड सेट जो है, मेरा नर्वस सिस्टम है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, मैं मूव कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, है ना, ये तो नहीं कि अपने आप ही मूवमेंट हो रही है। तो जो हम अपनी विश से बाय आवर ओन विल करा सके वो एक्शंस होते हैं वॉलंटरी एक्शंस। तो ये मसल्स जो है, क्योंकि ये हमारी विश से मूव करते हैं तो इनको वॉलंटरी मसल्स भी बोला जाता है। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंजेस इन बॉडी पोस्चर्स। अब क्योंकि मैं बैठना चाहूँ तो मैं बैठ सकती हूँ, मैं चलना चाहूँ चल सकती हूँ, तो ये मेरी बॉडी का पोस्चर मेरी बॉडी को लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। तो
क्या मैं ये सिंपली बोल सकती हूँ कि इनका मेन फंक्शन क्या है, लोकोमोशन कराना और बॉडी के पोस्चर को चेंज करने में हेल्प करना। चलिए आगे आते हैं हमारे पास विसरल मसल्स। अब विसरल मसल नाम से पता लग रहा है कि जो हमारी बॉडी के इनर ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, ये उनके साथ एसोसिएटेड हैं, लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स। अब जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी बॉडी में कोई भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनकी ये जो वॉल होगी उनमें प्रेजेंट होंगे हमारे विसरल मसल्स, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशंस एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। अब ये कैसे दिखते हैं, कुछ ऐसे से दिखेंगे। अब इनके ऊपर कोई स्ट्रिएशंस नहीं है, कोई डार्क लाइट का कुछ पैटर्न नहीं है, स्मूथ सा अपीयरेंस है इनका, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है, या फिर नॉन स्ट्रिएटेड मसल, क्योंकि कोई स्ट्रिप्स वाला पैटर्न नहीं है, स्ट्रिएशंस एब्सेंट है। Their activities are not under voluntary control। अब मेरी इंटेस्टाइन या फिर एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स प्रेजेंट है सपोज, ठीक है, ये स्मूथ मसल्स या फिर विसरल मसल्स वहां पड़े हैं। अब क्या मैं अपनी विश से इनको मूव करा सकती हूँ कि अब मेरी इंटेस्टाइन के मसल्स मूव करेंगे, मैं इनको मूव कराना चाहती हूँ, तो ये अपने आप कर रहे हैं मूव, दे आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ अवर विल। तो ऐसे मसल्स जो अपने आप कोऑर्डिनेटेड वे में मूव कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स। दे आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल। जो हमारे कंट्रोल में है वो होते हैं वॉलंटरी, जो नहीं है हमारे कंट्रोल में वो होते हैं इनवॉलंटरी, ठीक है। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड गमीट्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक। हमारे जो भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, हमारा चाहे वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, वहां हमारे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, तो वहां फूड की मूवमेंट होना या फिर रिप्रोडक्टिव जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मूवमेंट होना, वो सब कौन करवा रहा है, वो कराते हैं हमारे स्मूथ मसल्स। चलिए जी आगे आते हैं हमारे कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स अभी हमने पीछे चैप्टर पढ़ा है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस वाला, हमें पता है कार्डियक मसल्स यानी हमारे हार्ट से जो मसल्स एसोसिएटेड हैं वो हैं कार्डियक मसल्स। आर द मसल्स ऑफ हार्ट। जिन मसल्स से हमारा हार्ट, हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स से बना हुआ है, जिन मसल्स से हार्ट बना है वो क्या है, कार्डियक मसल्स। मेनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म कार्डियक मसल। अब जिन सेल्स से ये मसल बना हुआ है वो किस पैटर्न में, वो ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं इस तरह, ठीक है, ब्रांचिंग पैटर्न में वो अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होती हैं स्ट्रिएशंस, वो डार्क लाइट बैंड्स वी कैन सी इन दीज मसल्स। ब्रांचिंग है और क्या है, डार्क लाइट बैंड्स भी प्रेजेंट हैं, इस तरह से डार्क लाइट का पैटर्न प्रेजेंट है। और ये भी क्या है, इनवॉलंटरी। अब हार्ट के मसल्स को मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकती कि अब मेरा दिल धड़कने लग जाए, अब रुक जाए, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाए मसल्स, अब ना करें, तो हमारी कंट्रोल के अंडर नहीं है, तो ये भी कैसे हैं, इनवॉलंटरी मसल्स हैं, इनवॉलंटरी इन नेचर। तो एज द नर्वस सिस्टम डजंट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, अब अगर मैं दिमाग में सोचूं कि मेरे हार्ट के मसल्स को अब मुझे रोक देना, अब ये धड़कना बंद कर दें, तो क्या मेरा माइंड ऐसा सिग्नल देगा, तो मतलब नर्वस सिस्टम के भी कंट्रोल में नहीं है ये, ऐसे मसल्स को बोला जाता है इनवॉलंटरी मसल्स। चलो अब हम इस चैप्टर के अंदर स्केलेटल मसल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ डिटेल में देखेंगे। Let's examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction। कैसा स्ट्रक्चर है उसका या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। Each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundles or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia। ठीक है, अब डायग्राम से समझते हैं। पूरा एक मसल की बात की जाए तो उसके अंदर सपोज ये मैंने एक मसल का क्रॉस सेक्शन बना लिया, ठीक है, सपोज दिस इज मसल को मैंने ऐसे बीच में से काट दिया, उसका क्रॉस सेक्शन ले लिया। क्रॉस सेक्शन जब हम देखेंगे तो मैं देखूंगी इसमें बहुत सारे ऐसे बंडल्स प्रेजेंट हैं। इन बंडल्स को हम क्या बोलेंगे, मसल बंडल्स या फिर फेसिकल्स। ये क्या है, फेसिकल्स या फिर मसल बंडल्स। अब इन मसल बंडल्स के अंदर भी हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। पहले तो ये मसल बंडल्स जो हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड है,
इनके अंदर एक कोलेजन से बना हुआ, कोलेजन प्रोटीन से बना हुआ एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पूरा, जो इनके आसपास प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है हमारे पास, फेशिया। उसको हम बोलेंगे फेशिया। जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है इनके बीच वो है फेशिया। ठीक है। ईच मसल बंडल कंटेन नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। अब हर एक मसल जो बंडल है, हर एक फेसिकल जो हमने ये बंडल बंडल बनाए हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मसल फाइबर्स यानी कि एक बंडल के अंदर भी बहुत सारे मसल फाइबर्स इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सभी मसल बंडल्स में इस तरह से क्या प्रेजेंट होंगे, मसल फाइबर्स। चलिए, ये तो था पूरा एक स्केलेटल मसल। उस मसल के अंदर क्या प्रेजेंट थे, बंडल्स प्रेजेंट थे अलग अलग। उन बंडल्स को क्या बोला, मसल बंडल्स या फिर फेसिकल्स। वो सारे फेसिकल्स आपस में कनेक्टेड थे कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, जो किससे बना था, कोलेजन से। और वो कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या था, फेशिया। एक फेसिकल यानी एक मसल बंडल के अंदर भी बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं। चलिए, अब पहले ये स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये पूरा एक मसल है, ठीक है, स्केलेटल मसल है, जिसके अंदर ये जो बड़े बंडल्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे मसल बंडल्स या फिर फेसिकल्स। इन फेसिकल के बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जो है हमारा फेशिया। अब एक मसल बंडल यानी एक फेसिकल के बीच में से बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर्स। ये हमारे पास क्या है, ये जो एक बंडल के अंदर और फाइबर प्रेजेंट हैं और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, वो क्या है, मसल फाइबर। अब एक मसल फाइबर यानी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मसल सेल। एक मसल सेल को ही क्या बोला गया है, मसल फाइबर, क्योंकि ये फाइबर लाइक एलोंगेटेड है, तो इसको क्या बोल दिया, मसल फाइबर। अब वो मसल फाइबर जो है उसका स्ट्रक्चर या मसल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कुछ इस तरह है। एक मसल सेल की मैं बात करूं तो इस तरह से पूरा एक सेल है, जिसकी, अब जैसे नॉर्मल सेल होता है हमारे पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मसल सेल के अंदर ये जो नेमिंग है वो कुछ डिफरेंट है। जो एक मसल सेल की मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, उसको हम बोलेंगे सार्कोलेमा। उसको क्या बोलेंगे बेटा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे ही क्या है, सार्कोलेमा, आउटर मोस्ट कवरिंग सार्कोलेमा। इस सार्कोलेमा जो है ये बीच बीच में कहीं कहीं इन्वेजिनेट हुई है, ये कहीं कहीं बीच में अंदर की तरफ फोल्ड हो गई और इसने क्या बना लिए, टी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बना लिए, जिनका नाम है टी ट्यूब्यूल। ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी एक मसल सेल की, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो मसल सेल का साइटोप्लाज्म होगा उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। अब मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफिब्रिल्स, पतले पतले फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मायोफिब्रिल्स। ये मायोफिब्रिल्स को सार्कोलेमा यानी कि जो मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सार्कोलेमा है, वो मायोफिब्रिल से कैसे कनेक्टेड है, कुछ मसल्स प्रेजेंट है, स्पेशल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं डिस्ट्रोफिन मसल फाइबर्स। डिस्ट्रोफिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, जो कनेक्ट कराते हैं हमारे मायोफिब्रिल को हमारी सार्कोलेमा से। चलिए, ये क्लियर है आपको, बीच, अब सार्कोलेमा और बीच बीच में इन मसल फाइबर्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं, कुछ ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होंगी। ओके, चलिए अब थ्योरी पढ़ लें थोड़ी। मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलेंगे सार्कोलेमा। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मसल फाइबर मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बोलना है सार्कोलेमा। एनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसको बोला है सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर इज सिंसिशियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई। अब एक मसल सेल जो स्केलेटल मसल का सेल है ना, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब एक साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ऐसे सेल को क्या बोला जाता है, सिंसिशियम। ठीक है, क्योंकि उसका सार्कोप्लाज्म जो है ना उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हैं। The endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum of muscle fiber, is storehouse of calcium ions. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी उसको हमने बोला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो है क्या, उसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयंस स्टोर पड़े हैं, और ये कैल्शियम आयंस मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे।
characteristic feature of muscle fiber is presence of large number of parallelly arranged filaments in sarcoplasm called the myofibrils और myofilaments. अब क्या है, एक मसल फाइबर, एक मसल सेल के अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, पतले पतले फाइबर लाइक फिलामेंट्स हैं जिनको मायोफिब्रिल्स या फिर मायोफिलामेंट्स भी बोल दिया जाता है. ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट. डिटेल्ड स्टडी ऑफ मायोफिब्रिल हैज एस्टेब्लिश्ड द स्ट्रिएटेड अपीयरेंस. अब हमने पढ़ा कि जो स्केलेटल मसल है उनका अपीयरेंस कैसा होता है, स्ट्रिएटेड, यानी स्ट्रिप्स होती हैं. अब वो स्ट्रिप्स किस वजह से हैं, क्योंकि इनकी जो मायोफिब्रिल है ना उनके ऊपर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है. वो डार्क लाइट बैंड जो है ना वो मायोफिब्रिल पे होता है. तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं उसकी वजह से हमें मसल भी ऐसा दिखता है कि इसके ऊपर भी ये डार्क लाइट बैंड्स हैं. ओके, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये डार्क लाइट बैंड्स बने क्यों, क्या ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा फीचर क्या है जो कुछ जगह डार्क है कुछ लाइट है, वो क्यों बने? ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन. अब दो प्रोटीन्स हैं जो एक मसल फाइबर पे प्रेजेंट है, एक्टिन और मायोसिन. ठीक है, उनकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी है कि कुछ हिस्सा डार्क दिखता है कुछ लाइट दिखता है. अब वो कैसे अरेंज है वो हम देखेंगे. द लाइट बैंड्स, जो लाइटर एरिया है वो किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट है एक्टिन. अब एक्टिन क्या है, वो है थिन फिलामेंट, पतली है. ठीक है, थिन फिलामेंट से बनी है एक्टिन. एंड इज कॉल्ड आई बैंड. उसको आई बैंड बोलते हैं क्योंकि आइसोट्रॉपिक है. वो आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि सिर्फ लाइट बैंड ही, मतलब सिर्फ एक्टिन ही प्रेजेंट है, उसमें कुछ और, कोई और प्रोटीन, कोई और फिलामेंट प्रेजेंट नहीं है. जहां जिस एरिया में सिर्फ हमारे पास एक्टिन प्रोटीन पड़ा होगा वो बनाएगा आइसोट्रॉपिक, क्योंकि एक ही टाइप का प्रोटीन पड़ा है, और वो क्या बनाएगा, लाइट बैंड. ठीक है, आइसोट्रॉपिक बोलते हैं. वेयर एज डार्क बैंड कॉल्ड ए बैंड यानी एनाइसोट्रॉपिक बैंड कंटेन्स, अरे मायोसिन. अब दो प्रोटीन पढ़े हमने, एक्टिन और मायोसिन. जहां पे एक्टिन पड़ा है वो क्या है हमारा आइसोट्रॉपिक, सिर्फ एक्टिन एक्टिन पड़ा है, और वो क्या बना रहा है हमारे पास, लाइट बैंड. ठीक है, जहां मायोसिन प्रोटीन पड़ा होगा वो बनाएगा डार्क बैंड, और उस एरिया को बोलेंगे हम एन आइसोट्रॉपिक बैंड, क्योंकि उसमें कुछ कुछ एक्टिन भी प्रेजेंट है. ठीक है, मायोसिन के साथ कहीं किस एरिया में एक्टिन भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको एन आइसोट्रॉपिक बोल देते हैं. Both the proteins are arranged in rod-like structures parallel to each other and also longitudinal axis to the. अभी पहले डायग्राम देखते हैं. ठीक है, अब ये हमारे पास जो डार्कर कलर में दिख रहा है फिलामेंट, ये जो डार्क फिलामेंट मुझे दिख रहा है थोड़ा थिक है, वो क्या है, मेरा मायोसिन है. ठीक है, और यहाँ पे लाइट कलर में ये जो फिलामेंट प्रेजेंट है इस तरह से, ये क्या है, ये है मेरे एक्टिन. ठीक है, तो एक्टिन लाइटर इन कलर है. ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं, आई बैंड. जिस एरिया में सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, अब इतना एरिया आप देखिए, यहाँ सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है मेरे पास, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, ये है मेरा आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड. जिस एरिया में अब मायोसिन प्रेजेंट है उसके साथ कहीं कहीं मेरे पास क्या प्रेजेंट है, एक्टिन भी प्रेजेंट है. तो ऐसा एरिया जिसमें मायोसिन के साथ एक्टिन भी प्रेजेंट है वो है ए बैंड, यानी कि एन आइसोट्रॉपिक बैंड. अब इन एक्टिन फिलामेंट, ये जो आई बैंड है ना, आई बैंड यानी आइसोट्रॉपिक बैंड, इस आई बैंड के थ्रू एक लाइन जो है वो पास करती है जिसको बोलते हैं हम जेड लाइन. जो दो एक्टिन फिलामेंट के बीच का गैप है सेंटर में उसको बोलते हैं एच जोन. कंप्लीट एक जेड लाइन से लेके दूसरी जेड लाइन तक का जो गैप है, डिस्टेंस है, वही है हमारा सार्कोमेयर. तो सार्कोमेयर क्या है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर. अब पढ़ते हैं इसको. अभी हमने क्या पढ़ा कि दोनों एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट ऐसे पैरेलली अरेंज है रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, और एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट. मायोसिन फिलामेंट हमने देखा थिक थी, एक्टिन वाली लाइट सी थिन सी फिलामेंट थी. हेंस आर कॉमनली कॉल्ड थिक एंड थिन फिलामेंट. अब एक्टिन को बोलेंगे थिन फिलामेंट, मायोसिन को बोलेंगे थिक फिलामेंट. In the center of each eye band an elastic fiber called Z line which bisects it. अब हमने क्या पढ़ा, आई बैंड में से एक लाइन पास करेंगे जिसको बोलेंगे Z लाइन. वो है किससे बनी है, इलास्टिक फाइबर से बनी है. The thin filament यानी एक्टिन are firmly attached to Z line. जो थिन फिलामेंट्स होंगे यानी एक्टिन से ही आई बैंड बना था, उसके थ्रू ही Z लाइन पास करिए, तो यानी हमारा एक्टिन जो है वो Z लाइन से फर्मली अटैच्ड है. थिक फिलामेंट यानी मायोसिन इन ए बैंड एन आइसोट्रॉपिक बैंड बनाता है, also held in the middle of this band by thin fibrous membrane called M line. अब जो हमारा
ये ए बैंड है, यानी जिससे मायोसिन, जहां मायोसिन प्रेजेंट है उसके सेंटर में भी एक फिब्रस लाइन पास करती है जिसको बोलते हैं एम लाइन। ओके, A and I bands are arranged alternatively throughout the length of myofibril। अब ये जो A और I बैंड है, A बैंड, I बैंड, फिर A बैंड, I बैंड, इस तरह से ये alternatively arranged रहेंगे myofibril के ऊपर। The portion of myofibril between two successive Z line is considered as functional unit of contraction and is called sarcomere। अभी मैंने बताया एक Z line से दूसरे Z line तक को जो डिस्टेंस है, जो एरिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। ठीक है, और वही क्या है, हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, उसको बेसिक फंक्शनल यूनिट बोलेंगे हम। इन अ रेस्टिंग स्टेट द edges of thin filament on either side of thick filament partially overlap the free ends of thick filament leaving the central part of thick filament। अब क्या है, जब रेस्टिंग स्टेट में है, ये डायग्राम देखिए। अब यहाँ क्या है, पहले रिलैक्स्ड स्टेट दिखाई गई है, तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये जो सेंटर का डिस्टेंस है, जो हमारा एच जोन था, वो क्या है, मतलब उसमें कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस प्रेजेंट है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये डिस्टेंस आप देखिए कम हो गया, पहले ये डिस्टेंस इतना था, अब ये डिस्टेंस कम हो गया। तो ओवरलैपिंग ऑफ जो थिन एंड थिक फिलामेंट है वो ज्यादा हो जाती है जब कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगी तो बीच में कोई डिस्टेंस जो है वो नहीं बचता। तो जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब रिलैक्स स्टेट में है, तो उनके अंदर एक डिस्टेंस है, थिक और थिन में कोई डिस्टेंस है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ओवरलैपिंग ऑफ फिलामेंट्स जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए, अरे हाँ, The central part of thick filament not overlap by thin filament is called Z zone। अब जो जहां पे हमारे पास सेंटर में जो स्पेस है, जहां पे थिक थिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं Z जोन, H जोन। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगी ये जो H जोन है वो स्मॉल हो जाएगा। पढ़ेंगे आगे इसको। चलिए, सबसे पहले पढ़ते हैं इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में, यानी यहां हम बात करेंगे एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में, इनका स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक्टिन फिलामेंट के बारे में। मैं बात करूं एक्टिन की, तो इसको हमने अभी पढ़ा कि ये थिन फिलामेंट है, मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली वाउंड ईच अदर। अब इसमें देखो क्या होता है, जो हमारा एक्टिन है उसके अंदर दो यूनिट्स हैं, जी यूनिट और एफ यूनिट। तो एक्टिन दो टाइप का हो सकता है। लेट्स राइट, एक्टिन जो है हमारा वो दो टाइप का हो सकता है, वो जी एक्टिन हो सकता है और वो एफ एक्टिन भी हो सकता है। जो जी एक्टिन है वो क्या है, ग्लोब्यूलर एक्टिन है, और एफ एक्टिन जो है वो क्या है, फिलामेंटस एक्टिन। जो फिलामेंटस वाला है वो मतलब एक्टिन जो है वो एफ एक्टिन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा हमारे मसल के अंदर, तो दिस इज द एक्टिव स्टेट। अब अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ग्लोब्यूलर वाला कैसा होगा, कुछ इस तरह का, ये ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है जी एक्टिन। अब एक्चुअल में एफ एक्टिन बनता कैसे है, यही जी एक्टिन जब मिल के एक, मतलब ये जी एक्टिन क्या है, मोनोमर की तरह एक्ट करता है एफ एक्टिन की फॉर्मेशन में। ये मिलते जाएंगे, जी एक्टिन लगते जाएंगे और एक पूरी फिलामेंट बना लेंगे, उसी को हम बोलेंगे एफ एक्टिन। तो ये क्या है आपका, ये है पॉलीमेरिक, यानी मोनोमर्स से मिलके बना हुआ है, एक पॉलीमर है। तो अब मैं डायग्राम बना लूं इस एफ एक्टिन का। यहां ये मेरे पास कुछ जी एक्टिन जो आपस में अरेंज हुए, ठीक है, इस तरह से, और इन्होंने मिलके फिलामेंट बनाई, और ये दो फिलामेंट आपस में हेलिकली वाउंड हो जाएंगी, एक के ऊपर एक वाउंड हो जाएगी, और पूरा हमारे पास एक्टिन जो थिन फिलामेंट है वो बनके रेडी हो जाएगा। तो ये दो फिलामेंट इस तरह से आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वो वाउंड करती जाएंगी, और पूरा मेरे पास क्या बन जाएगा, एक एक्टिन फिलामेंट बन जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन। अभी हमने यही बात की, एफ एक्टिन जो है वो पॉलीमेरिक है, किससे बना हुआ है, जी एक्टिन के यूनिट्स जो है वो मिल मिलके वो मोनोमर की तरह एक्ट करेगा, और फिलामेंटस जो हमारा एफ एक्टिन है वो बन जाएगा। टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन, अब दो और प्रोटीन्स की यहाँ बात हो रही है, जो है ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोमायोसिन की बात करें तो वो दो फिलामेंट्स की फॉर्म में रन करता है। तो अभी हम डायग्राम में ही, इसी डायग्राम में ऐड कर लेते हैं
इसको इरेज कर देंगे। चलिए अभी हमने बात की कि दो फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन जो है वो भी इस एक्टिन एफ एक्टिन के ऊपर लाई करती हैं। तो अगर ये मेरा पूरा एफ एक्टिन है तो इसके ऊपर ये दो फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन जो है वो ऐसे मूव कर रही हैं। ठीक है, दो फिलामेंट्स ऑफ क्या मूव कर रही हैं मेरे पास, ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन के ऊपर। थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। अगर ये मेरे पास हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन जो आपस में फिलामेंट की फॉर्म में कंबाइन हो गए और इन्होंने एक और ऐसे ही एफ एक्टिन फिलामेंट के साथ मिलके क्या बना लिया, हेलिकल स्ट्रक्चर। तो अब ये आपस में कैसे अरेंज हैं, हेलिकल फॉर्म में ये अरेंज हैं। इनके ऊपर अब ये तो था मेरा एक्टिन, कौन सा एक्टिन, एफ एक्टिन। इसके ऊपर बेटा एक और फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, एक और फिलामेंटस प्रोटीन जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, वो भी हेलिकल फॉर्म में रन करेगा इस तरह से। ये भी हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है इसके ऊपर। तो इसके अलावा क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू रेगुलर इंटरवल। अच्छा, एक और प्रोटीन जो कि है ट्रोपोनिन, वो भी रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जो है वो लगा हुआ है। इन द resting state subunit of troponin mask the active binding site of myosin on the actin filament। अब पहले तो हम एक्टिन का एक जो मोनोमर है उसकी स्टडी करेंगे। ये मेरे पास एक एक्टिन है, दिस इज मेरे पास जी एक्टिन। इस जी एक्टिन के पास तीन साइट्स हैं। पहली इसकी ये जो साइट है यहाँ पे लगेगा मायोसिन, मायोसिन बाइंडिंग साइट। दूसरा इस पे अभी हमने क्या पढ़ा, एक और प्रोटीन जो हेलिकल फॉर्म में पढ़ा है वो क्या है, ट्रोपोमायोसिन। तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन भी लगा है। एक और प्रोटीन जिसके तीन सब यूनिट हैं, इसके हमारे पास तीन सब यूनिट्स होते हैं, टीपी यानी ट्रोपोनिन सी, टीपीआई एंड टीपीटी। जो टीपीटी है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करेगा, टीपीसी जो है वो कैल्शियम आयंस की बाइंडिंग कराता है, और जो टीपीआई है वो एक इनहिबिटिंग साइट है। ठीक है, ये आपके पास है एक्टिन का पूरा डायग्राम कि इसके ऊपर क्या क्या अटैच होगा, कैसे ट्रोपोमायोसिन लगेगा, एक मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब होता क्या है बेटा, जब ये हमारे पास ट्रोपोनिन लगा हुआ है तो ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट ऐसा होगा जो पूरा इसको बाइंड कर लेगा, इसकी मायोसिन बाइंडिंग। अब ट्रोपोनिन ने इसको पूरा कवर कर रखा है, पूरी इसकी जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी वो तो कवर होगी, कहीं से भी मायोसिन लग नहीं सकता। ठीक है, तो यही बोला गया है कि जहां पे मायोसिन ने लगना है वो किसने कवर कर लिया, ट्रोपोनिन ने। तो अब मैं ट्रोपोनिन को यहां ऐसे ऐसे बना दूं, इसके तीन सब यूनिट। इस तरह से रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है। चलिए अब मायोसिन फिलामेंट की मैं बात करूं, हमने एक्टिन को देख लिया कि इसके ऊपर एक्टिन जो है वो एफ एक्टिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। एफ एक्टिन किससे बना है, ग्लोबुलर एक्टिन से ही बना हुआ है, पॉलीमेरिक है एफ एक्टिन और हेलिकल फॉर्म में अरेंज है। इसके ऊपर एक और प्रोटीन जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, वो भी हेलिकल फॉर्म में लिपटा हुआ है इससे, और कुछ कुछ इंटरवल्स पे क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन प्रेजेंट है जिसके तीन सब यूनिट्स हैं। ईच मायोसिन यानी थिक फिलामेंट इज ऑल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, ये भी क्या है, पॉलीमेरिक इन नेचर है, और इसके मोनोमर्स जो हैं उनको क्या बोलते हैं, मेरोमायोसिन। यानी मेरोमायोसिन के यूनिट्स जो है वो मिल मिल के क्या बनाएंगे, पूरा आपका मायोसिन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूट द वन थिक फिलामेंट, ईच मेरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब वो एक मेरोमायोसिन भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट से बना हुआ है, एक ग्लोब्यूलर हेड है विद शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। अब कैसे होगा हमारा ये मायोसिन का स्ट्रक्चर, ये टेल है और ये इसका हेड है। ठीक है, मेरोमायोसिन में दो पार्ट क्या प्रेजेंट थे, एक हेड और एक टेल। द फॉर्मर बीइंग द हैवी मेरोमायोसिन एंड द लेटर द लाइटर मेरोमायोसिन। अब जो हेड है वो किससे बना हुआ है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ हैवी मेरोमायोसिन, जिसको मैं HMM लिख रही हूँ, और टेल किससे बनी है, ये बनी है आपके लाइटर मेरोमायोसिन। ठीक है, तो दो सब यूनिट्स आ गई, हैवी मेरोमायोसिन, लाइटर मेरोमायोसिन। हैवी वाला क्या बना रहा है, हेड बना रहा है, लाइट वाला क्या बना रहा है, टेल बना रहा है।
The head and short arm projects outward at regular distance and interval from each other from the surface of polymerized myosin filament and is known as cross arm. अब ये जो head है आप देखिए एक एंगल पे प्रेजेंट है ना, तो ये रेगुलर इंटरवल्स पे एक एंगल पे हेड की तरह प्रोजेक्ट आउट करेगा और ये जो मायोसिन है उसमें से जो रेगुलर इंटरवल पे आपका हेड जो है वो इस तरह से निकलेगा. The globular head is an active ATPase enzyme and has binding site for ATP and active site for actin. अब ये जो इसका हेड है इस पे 3 अलग अलग फीचर्स हैं बनाए यहाँ. सपोज ये मैंने बनाई थी आपका मायोसिन जिसपे इस तरह से ग्लोबुलर हेड है, ठीक है, ये थी इसकी टेल और दिस वाज द हेड. इस हेड के ऊपर 3 चीजें हैं. सबसे पहले है आपकी एटीपेज एंजाइम. ये क्या है, इसके पास एटीपेज एंजाइम है. और 2 चीजें और हैं इसके पास, एटीपी बाइंडिंग साइट, यानी कि ये एटीपेज की तरह तो एक्ट कर ही रहा है बट इसके साथ एटीपी अटैच भी हो सकता है. तो ये क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट. इसके अलावा एक और फीचर है कि ये एक्टिन के साथ बाइंड करेगा, तो इसके पास है एक्टिन बाइंडिंग. हमने एक्टिन के ऊपर भी पढ़ा था कि मायोसिन बाइंडिंग साइट है, तो वो एक्टिन और मायोसिन कहां से अटैच होंगे, मायोसिन के ऊपर ये साइट है और एक्टिन के ऊपर भी हमने मायोसिन बाइंडिंग साइट देखी. ये साइट्स जब आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो आपका एक्टिन और मायोसिन बाइंड करेंगे. चलिए, तो ये डायग्राम बने हुए हैं, यहाँ आप एक्टिन का डायग्राम देख सकते हो और मायोसिन का डायग्राम भी देख सकते हो. अब एक चीज और, ये हमने एक आर्म बनाई इसकी, ठीक है, एक फिलामेंट बनाई, बट इन एक्चुअल ये जो मायोसिन है ये भी हमारे पास हेलिकली वाउंड होता है. इसके भी 2 फिलामेंट्स, ये 2 टेल्स और 2 हेड 2 यूनिट्स में प्रेजेंट होगा इस तरह से. तो यानी ये भी कैसे प्रेजेंट है, हमारे पास बाउंडेड स्टेट में प्रेजेंट है, 2 यूनिट्स मिलके प्रेजेंट होंगी. चलिए, तो अब आप डायग्राम में भी देख लीजिए, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ग्लोब्यूलर एक्टिन, मिलके बनाया इन्होंने एफ एक्टिन. इसके ऊपर एक और प्रोटीन इस तरह से रन कर रहा है जो है हमारा ट्रोपोमायोसिन, और कहीं कहीं पे 3 सब यूनिट्स वाला एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है ट्रोपोनिन. आगे मायोसिन की बात करें तो मायोसिन जो है वो उसके पास क्या प्रेजेंट है, एक हेड और एक क्रॉस आर्म यानी टेल प्रेजेंट है एक, और उसके ऊपर एटीपी बाइंडिंग साइट है और एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एटीपेज एक्टिविटी भी है हेड के पास. चलिए, अब बात करेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है. हम बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, वो प्रोसेस कैसे होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी. मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. अब कौन सी थ्योरी जो है वो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है, दैट इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, that which states that contraction of muscle fiber takes place by the sliding of thin filament over thick filament. एक चीज अब यहाँ याद रखना कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड कर रही है, थिक फिलामेंट अपनी जगह पे है और थिन जो है वो स्लाइड करेगी. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से होती है. आगे पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे. अब इन एक्चुअल पूरा प्रोसेस है क्या, क्यों, कैसे सिग्नल मिलता है माइंड को कि अब मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है. तो हमने पढ़ा कि जो हमारे स्केलेटल मसल है वो कैसे हैं, वॉलंटरी, यानी हमारा माइंड जब सिग्नल देगा अब मुझे चलना है तो मेरा माइंड मेरे मसल को सिग्नल देगा कि अब चलना है तो चलो कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, इसको चलना है, ठीक है. वो कैसे, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम भी इसमें इंक्लूडेड है. तो होता क्या है, लेट्स हैव अ लुक. हमारा जो सीएनएस है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सिग्नल देता है. किसके थ्रू सिग्नल देगा, कुछ मोटर न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स हमें पता है कि मैसेज ट्रांसफर करते हैं, है ना. तो मोटर न्यूरॉन जो है वो मेरे मसल तक वो सिग्नल लेके आएगा. तो ये मेरा मसल है, ये मसल फाइबर्स के ऊपर ये जो एक्सॉन एंडिंग्स होंगी, उस न्यूरॉन के जो एक्सॉन एंडिंग्स है वो कहाँ अटैच होंगे, मेरे मसल फाइबर पे, और ये बन जाएगा पूरा एक मोटर यूनिट. अब जब मसल न्यूरॉन एंडिंग्स जो है उनके पास क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं. अगर ये पूरा एक न्यूरॉन एंडिंग है, इसके अंदर होगा एक सिनेप्टिक वेसिकल जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होंगे, ठीक है. एक एक्सॉन एंडिंग की मैं बात करूं तो ये क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल पड़े हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे. और ये मेरा मसल सेल है जिसकी ये सार्कोलेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है मैंने. तो यानी मेरा जो मसल फाइबर मसल सेल था उसके ऊपर क्या के अटैच हो रहे हैं, एक्सॉन के एंडिंग, और वो वहां क्या रिलीज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर. पूरा प्रोसेस कैसे होता है, अब
जब भी नर्व इम्पल्स आता है, ठीक है, तो मेरा जो एक्सॉन एंडिंग थी वो कहाँ अटैच है, हमारे मोटर यूनिट पूरी की बात करें तो मेरी जो सार्कोलेमा थी उसके ऊपर मेरा एक्सॉन एंडिंग अटैच है। अब जैसे ही इम्पल्स आएगा तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स, जो कैल्शियम की एंट्री एग्जिट के लिए वोल्टेज गेटेड चैनल्स है वो ओपन होंगे। यहाँ पे कैल्शियम जो है वो इस साइनेप्टिक नोब के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है, ये जो एक्सॉन एंडिंग है बल्ब है उसके अंदर कैल्शियम एंटर कर गया। यहाँ ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिक वेसिकल तो प्रेजेंट ही थे जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। ये कैल्शियम क्या करेगा, ये सिनेप्टिक वेसिकल को पुश करेगा कि वो यहाँ मेम्ब्रेन के पास आ जाए। तो मेरा ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है वो आ गया एक्सॉन की बिल्कुल एंड मेम्ब्रेन के पास। वहां आके इसने रिलीज कर दिया एसिटाइल कोलिन जो कि है एक न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर था, जैसे ही वो मेम्ब्रेन के पास आया कैल्शियम के इफेक्ट में कैल्शियम आयन ने उसको पुश किया, वहां आके उसने क्या रिलीज कर दिया, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन है क्या, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो केमिकल फॉर्म में हमारे पास इंपल्स को जो सिग्नल है उसको कैरी करता है, ठीक है। अब जैसे ही एसिटाइल कोलिन एंटर करेगा मेरी सार्कोलेमा पे आके लगेगा, वैसे ही जो यहाँ टी ट्यूब्यूल्स के अंदर सोडियम चैनल्स थे, जो मेरे लीगेंड गेटेड चैनल्स थे वो ओपन हो गए। तो मेरे मसल सेल के अंदर क्या आ गया, सोडियम आ गया, ठीक है। सोडियम के आते ही ये जो हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको हमने स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस कहा था वो एक्टिव हो गई। सोडियम आयंस ने हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को बोला कि तुम कैल्शियम रिलीज करो, तो सोडियम के आते ही वो पागल हो गई, उसने कैल्शियम रिलीज करना शुरू कर दिया। अब ये कैल्शियम जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। पूरा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है ना वो इस कैल्शियम आयंस पे डिपेंड करता है कि अगर ये होंगे तो जो हमारा मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कैसे करेगा वो भी पढ़ेंगे। तो पहले हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ लिया कि इंपल्स कैसे आता है, ठीक है, मसल एक्साइट कैसे होगा। चलिए अब इतना समझते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। अभी हमने पढ़ा कि मोटर न्यूरॉन लेके आएगा सिग्नल, सिग्नल भेजा किसने, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने। मोटर न्यूरॉन अलोंग विद मसल फाइबर्स कनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। हमने क्या पढ़ा कि जब मसल फाइबर हमारे स्केलेटल मसल पे जुड़ गया उसको क्या बोलेंगे, मोटर यूनिट। जब मसल फाइबर पे जाके हमारा न्यूरॉन जुड़ गया। जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा of the muscle fiber is called the neuromuscular junction or a motor end plate। अब यहाँ पे ये मोटर न्यूरॉन का एंड और जो सार्कोलेमा है मसल फाइबर की उसके बीच में ये जो जंक्शन बन रहा है, दिस जंक्शन इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, इसी को बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। The neural signal reaching this junction releases neurotransmitter acetylcholine। अब जब वो सिग्नल आया acetylcholine रिलीज हुआ which generates action potential। इसकी वजह से मेरी जो सार्कोलेमा थी, जब मैंने क्या बताया था न्यूरोट्रांसमीटर आके मेरी सार्कोलेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल पे जब वो गिरेगा तो वो उस एकदम से एक्टिव हो जाएगी, वहां पे क्या जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। This spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ion into sarcoplasm। अब ये पूरी मसल जो मेम्ब्रेन है उस पर एक्सटेंड हो जाएगा, फैल जाएगा, और क्या होगा, हमारी जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो एक्टिव हो जाएगी और कैल्शियम आयंस रिलीज करना शुरू कर देगी, और वो कैल्शियम आयंस जो हैं वो सार्कोप्लाज्म यानी मसल सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज in calcium level leads to binding of calcium with subunit of troponin of actin filament and thereby remove the masking of effective sites for myosin। अब जब ये हमारे पास कैल्शियम आयंस का लेवल इंक्रीज हुआ तो बेटा जो हमने इस एक्टिन के ऊपर ये मैंने ट्रोपोमायोसिन जुड़ाया था और 3 यूनिट्स पढ़े थे यहाँ पे ट्रोपोनिन के, तो इसका जो कैल्शियम बाइंडिंग वाला यूनिट था ना उसके ऊपर ये कैल्शियम लग जाएगा और इस ट्रोपोनिन को धक्का दे देगा, दूर कर देगा एक्टिन से। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जब कैल्शियम जुड़ा तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये ट्रोपोमायोसिन जुड़ा है, ये दूर हो गए, मेरे पास जो ट्रोपोनिन था वो क्या हो गया, हट गया, और यहाँ पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी, ये मेरी मायोसिन बाइंडिंग साइट थी, ये क्या हो गई, फ्री हो गई, स्पेस बन गई मायोसिन के लगने के लिए। जब कैल्शियम आके ट्रोपोनिन के कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे जुड़ा तो यहाँ पे सपोज कैल्शियम लग गया इस वाले पे,
तो ये जो कैल्शियम जुड़ने की वजह से ट्रोपोनिन को धक्का लगा, ट्रोपोनिन पीछे हट गया और मायोसिन बाइंडिंग साइट थी जो एक्टिन की, वो एक्टिव हो गई, वो रिवील हो गई। तो अब मायोसिन यहां आके अटैच कर सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin heads now binds to the exposed active sites of actin to form a cross bridge. अब मायोसिन जो है वो हमने बोला कि थिक फिलामेंट है, थिक है, मोटा है, उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? एटीपी की हाइड्रोलिसिस से। एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी से, उस एनर्जी से जो मायोसिन है वो जाएगा एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा। तो मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन के इस साइट पे लग जाएगा और वहां क्या बनेगा? क्रॉस ब्रिज। चलिए अब यहां आप देखिए मायोसिन का हेड जो है वो कहां लग गया है? हमारी एक्टिन फिलामेंट के साथ, और क्या बन गया है? क्रॉस ब्रिज। ठीक है, वन बाय वन अब पढ़ेंगे स्टेप्स को। This pulls the attached actin filament toward the center of A band. The Z line attached to these active pulls inward, thereby causing the shortening of sarcomere, that is contraction. अब जब ये हमारे पास मायोसिन जुड़ा तो क्या हुआ? जो एक्टिन था ना वो इसके ऊपर, इसने क्या करवाया? खुद तो यही रहा पर इसने एक्टिन को, खुद का सिर्फ हेड मूव कराया और एक्टिन को स्लाइड करा दिया इस तरह। तो एक्टिन की क्या हुई? स्लाइडिंग। उस वजह से जो हमारे एक्टिन फिलामेंट्स थे इस तरह से था हमारा, ये बीच में थिन फिलामेंट पड़ी थी और साथ में ऐसे थिक फिलामेंट और साइड्स में ऐसे थिन फिलामेंट्स यानी एक्टिन अरेंज था। जब मायोसिन का हेड इससे ऐसे अटैच हुआ, यहाँ पे मायोसिन जो थे उनका हेड एक्टिन से अटैच हुआ, ये फिलामेंट्स को इन्होंने स्लाइड करवाया। तो हुआ क्या? ये जो इनकी पोजीशन थी वो हो गई इस तरह से, ये आ गई आपस में क्लोज। तो थिन फिलामेंट्स जो थे वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड हो गए और इसी से जो सार्कोमेयर थी उसकी लेंथ क्या हो गई? शॉर्टन हो गई, मतलब दो जो एच जोन था वो शॉर्टर हो गया। ठीक है, इसी से क्या हुई? कॉन्ट्रैक्शन। यानी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इस तरह से सिकुड़ जाना, और रिलैक्स यानी दोबारा उस स्टेट में आ जाना। It is clear from the above steps that during shortening of muscle, that is contraction, the I band get reduced whereas the A bands retain the length. अब यहाँ पे आप देख सकते हो जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो क्या बोला है कि जो जस्ट अ मिनट, कि हमारा जो आई बैंड है वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ डायग्राम में देखें आई बैंड, ये रहा हमारा आई बैंड। तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अब यहाँ आप देखिए आई बैंड की इतना डिस्टेंस है, इतनी लेंथ है, यहाँ पे जो आई बैंड है उसका डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, मतलब एक सार्कोमियर इस तरह अटैच्ड है। तो ये आपस में जब कॉन्ट्रैक्शन हुई, थिन फिलामेंट्स क्लोज आए, स्लाइड कर गए थिक फिलामेंट के ऊपर, तो आई बैंड भी रिड्यूस हो गया। The myosin releasing the ADP and phosphate goes back to relaxed state. A new ATP binds and the cross bridge is broken. ATP is again hydrolyzed by myosin head and the cycle of cross bridge formation repeats. अब क्या होगा? यहां से जब ATP से एनर्जी ली तो ATP किस में ब्रेक हो गया? ADP और फॉस्फेट में। फिर से अब ये एक बार मायोसिन लग गया, उसके बाद फिर नया एटीपी जो है वो बाइंड करेगा, फिर से एनर्जी मिलेगी, फिर अटैच होगा और ये साइकिल पूरा चलता रहेगा। तो मतलब मायोसिन अटैच होगा, रिमूव होगा, फिर अटैच होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलती रहेगी। द ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, तो बार बार स्लाइडिंग का प्रोसेस रिपीट होगा। द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज till the calcium ions are pumped back into sarcoplasmic cisternae resulting in the masking of actin filament. अब जब तक साइटोप्लाज्म यानी सार्कोप्लाज्म में ये कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है तब तक तो ये प्रोसेस चलेगा। जब रिलैक्सेशन होनी है तो इन साइटोप्लाज्म को दोबारा, जो इन कैल्शियम आयंस को दोबारा भेजना पड़ेगा हमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। तो जब दोबारा हमने उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सिस्टरने में भेज दिया इन कैल्शियम आयंस को, तब फिर से ट्रोपोनिन जो है वो लगा रहेगा एक्टिन की एक्टिव साइट्स पे, मायोसिन नहीं बाइंड कर पाएगा, तो फिर हमारी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। This causes the return of Z line back to the original position, that is relaxation. इससे क्या होगा? जो हमारी Z lines थी जो क्लोज आ गई थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएंगी और रिलैक्सेशन की कंडीशन आ जाएगी। Reaction time of the fibers can vary in different muscle. Repeated activation of muscles can lead to accumulation of लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन कॉजिंग द फटीग। अब जब हम बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्या होता है? एनारोबिक कंडीशन बन जाती है और हमारी बॉडी में मसल्स के अंदर क्या डिपॉजिट एक्यूमुलेट होने लग जाता है? लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक करेगा ग्लूकोज में और ग्लूकोज से आगे लैक्टिक एसिड बन जाएगा जब ऑक्सीजन की कमी है। ये एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से हमें एक्सेसिव एक्सरसाइज में मसल क्रैम्प्स फील होते हैं।
मसल कंटेन रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। अब जैसे हीमोग्लोबिन होती है ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट ब्लड में, वैसे मसल के पास क्या है, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव अ रेडिश अपीयरेंस। कुछ मसल के अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट बहुत हाई होता है, इसलिए वो रेड दिखते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड रेड फाइबर्स। इन मसल सेल्स को, इनको मसल्स को क्या बोलेंगे, रेड फाइबर्स। कुछ मसल्स जो हैं, दीज मसल्स, अब इन्हीं मसल्स की बात करें तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्लेंटी अमाउंट में प्रेजेंट है, विच कैन यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो ऐसे मसल के अंदर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन को यूज करके, अब मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ऑक्सीजन यूज करके एटीपी फॉर्मेशन करते रहेंगे। दीज मसल देयरफॉर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द एरोबिक मसल। क्योंकि ऑक्सीजन की हेल्प से एटीपी बना रहे हैं तो इनको एनर्जी बना रहे हैं, इनको क्या बोल सकते हैं, एरोबिक मसल। ऑन द अदर हैंड, अब सम ऑफ द मसल, कुछ मसल्स ऐसे हैं जिनके पास लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन है, इसीलिए वो पेल येलो या व्हाइटिश कलर के दिखते हैं। दीज आर कॉल्ड व्हाइट मसल। अब इनको व्हाइट मसल भी बोला जाता है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत कम है, फ्यू इन नंबर है, बट अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हाई है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज्यादा है। दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ फॉर एनर्जी। अब इनको एनर्जी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे डिपेंड रहेंगे, क्योंकि मायोग्लोबिन कम है और ऑक्सीजन भी कम होगी, ऑक्सीजन कम है तो एटीपी एरोबिक मेथड से तो बन नहीं सकते, तो इसीलिए ये एनएरोबिक मेथड्स पे डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का स्केलेटल सिस्टम। मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ आया, एक्टिन मायोसिन समझ आया, अब आगे बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेज। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है, बोन्स आती हैं और कुछ कार्टिलेजेस आती हैं। दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। अब स्केलेटल सिस्टम यानी हड्डियां हमारी और कुछ कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस क्या होती हैं, जो दो बोन्स को आपस में, सॉफ्ट बोन्स जो हैं, ठीक है, उनको कार्टिलेज बोलेंगे। जो दो बोन्स को आपस में जोड़ती हैं वो होती हैं लिगामेंट्स, ठीक है। तो ये बोन जो है, बोनी स्ट्रक्चर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मूवमेंट्स के लिए। इमेजिन चूइंग ऑफ फूड विदाउट जॉ बोन्स एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट लिम्ब बोन्स। अब अगर हमारे जॉज ना हो तो हम खाना कैसे चबाएंगे, जॉज पे ही तो आगे टीथ लगे हैं, है ना। और अगर हाथ पैर ना हो तो चल नहीं पाएंगे। तो लिम्स जो हैं, यानी जो बोन्स हैं, अल्टीमेटली वो बॉडी के लोकोमोशन और मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो बोन्स और कार्टिलेजेस हैं वो किसकी एग्जांपल हैं, ये एक तरह से हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। फॉर्मर आर वेरी हार्ड। बोन जो है वो बहुत हार्ड मैट्रिक्स से बने हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, कैल्शियम सॉल्ट्स। एंड द लेटर यानी कि कार्टिलेजेस वो स्लाइटली प्लाएबल हैं, कुछ थोड़ी सॉफ्ट हैं, क्योंकि इनके मसल में क्या है, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स हैं। क्या है इनके मैट्रिक्स में, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बना हुआ है 206 बोन्स में, और कुछ कार्टिलेजेस भी हैं। इट इज ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिवीजन। दो प्रिंसिपल डिवीजन, दो क्लास डिवाइड करती हैं, दो कैटेगरीज बनाती हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन्स हैं, दो में डिवाइड किया, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन में आई 80 बोन्स और अपेंडिकल में आई 126 बोन्स। अब वन बाय वन एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ेंगे। चलिए पहले बात करें हम एक्सियल स्केलेटन की, तो उसमें हमें पढ़ा कि 80 बोन्स हैं इसमें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी के मेन एक्सिस पे प्रेजेंट है, पेरीफेरी पे नहीं, मेन एक्सिस की बात हो रही है। और इसमें क्या क्या आता है, हमारा स्कल आता है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम आती है, स्टर्नम आता है और हमारे रिब्स आते हैं, ठीक है। और अब बात इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे, वन बाय वन, ठीक है। स्कल की बात करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट्स ऑफ बोन। दो तरीके के बोन्स हैं, जो है हमारे क्रेनियल और फेशियल, ठीक है। कुछ क्रेनियल बोन है और कुछ फेशियल बोन है। जो हमारे फेस के बोन है वो फेशियल, जो हमारी क्रेनियम को बनाते हैं, ब्रेन के कवर को बनाते हैं, वो क्या है, हमारे क्रेनियल बोन्स। टोटल 22 बोन्स हैं। क्रेनियल बोन्स की मैं बात करूं तो 18 नंबर हैं। हमारे क्रेनियम के जो बोन्स हैं वो 18 नंबर्स हैं। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन। क्या बनाते हैं ये 8 बोन्स मिलके, ब्रेन की जो आउटर हार्ड कवरिंग है जिसको क्रेनियम बोला जाता है, वो बनी है इन 8 बोन से। फेशियल रीजन की मैं बात करूं, जो हमारे ये फेस वाला रीजन है, ये बना हुआ है 14 स्केलेटल एलिमेंट से, विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ स्कल। जो हमारे फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, पूरा ये क्या है, स्कल है, ठीक है। फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल जो है वो कितनी बोन से बना है, 14 बोन से। सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। हमारी बक्कल कैविटी के बेस पे एक यू शेप बोन है जिसका नाम है हायोइड बोन।
एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, ये भी हमारे स्कल में ही इंक्लूडेड है। ईच मिडल ईयर कंटेन 3 टाइनी बोन्स, अब हमने जब मिडल ईयर अगर आप पढ़ते हैं तो उनमें 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं, इंसस, स्टेप्स एंड मेलियस। ये तीनों, अब 3 इस कान में 3 इस कान में, टोटल 6 हो गए, ठीक है। तो 3 पेयर्स हमारे पास क्या है, ईयर ऑसिकल्स, इन तीनों को कलेक्टिवली बोला जाता है ईयर ऑसिकल्स। The skull region articulates with the superior region of the vertebral column with the help of 2 occipital condyles, dicondylic skull। अब हमारा स्कल जो है पूरा वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अपर वर्टिब्रे से जुड़ा हुआ है, हुक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। तो वो 2 हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उन्हीं को बोला गया है ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अब ये 2 इन नंबर है तो हमारा स्कल कैसा है, डाइकॉन्डाइलिक, ये आपको याद रखना है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल है हमारा। तो अगर हमारे स्कल में 22 बोन्स है और जिनमें एक हाइड बोन है और 6 ईयर ऑसिकल्स, मतलब 3 इधर 3 इधर, 6 जो है वो ईयर ऑसिकल्स हैं, तो टोटल कितनी बोन्स हैं, 29 बोन्स हैं। ओके, अब हमारी बात करें हम फेशियल बोन्स की, क्रेनियल बोन्स की, तो ये सारे इस डायग्राम में लेबल्ड है, मैंने नंबर भी लिख दिए हैं साथ में। Here you can see जो क्रेनियल नर्व्स है उनको मैंने रेड से मार्क किया हुआ है और जो हमारी फेशियल बोन्स है उनको ब्लू से मार्क किया है। तो जो भी रेड कलर्ड बोन्स आपको दिख रही हैं, रेड कलर से अंडरलाइन की हुई हैं, वो क्या है, हमारी क्रेनियल बोन्स है। तो सबसे पहले है फ्रंटल बोन, जो ये हमारे फोरहेड के ऊपर बोन होती है, फ्रंटल बोन बोलेंगे इसको। ये कितनी है, हमारे पास एक बोन है जो ये आगे अपर रीजन में प्रेजेंट है, एक बोन है हमारे पास फ्रंटल बोन। देन 2 पेराइटल बोन है जो क्रेनियम को बना रही हैं, क्रेनियल बोन्स हैं, वो क्या है, 2 पेराइटल बोन्स, एक इधर है एक इधर है, तो 2 क्या है, पेराइटल बोन्स हैं हमारे पास। उसके पास आती हैं टेम्पोरल बोन्स, ये जो साइड्स में प्रेजेंट है हमारे ईयर्स के अपवर्ड, 2 टेम्पोरल बोन है, एक इधर होगी एक इधर होगी। एक ऑसिपिटल बोन है जो बेस में बिल्कुल प्रेजेंट होती है, ऑसिपिटल बोन, और वहीं से निकलता है हमारा ऑसिपिटल कॉन्डाइल। और आगे इधर बात करें तो हमारे पास है स्फिनॉइड बोन, इथमॉइड बोन, ये भी क्या है, हमारी क्रेनियल बोन्स ही हैं। अब फेशियल बोन्स की मैं बात करूं, अच्छा जो स्फिनॉइड बोन है वो क्या करती है, वो बेस बनाती है, फ्लोर देती है कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड उस पे आके अरेंज हो जाए, और इसी को बोलते हैं हम सेला टर्सिका, ठीक है। सेला टर्सिका क्या है, स्फिनॉइड बोन से ही बनी है, इट प्रोवाइड्स द सीट फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। चलिए आगे है हमारे पास फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स में 2 लेक्राइमल बोन्स हैं, यहाँ 2 नेजल बोन्स हैं और 2 जाइगोमेटिक बोन्स हैं, 2 मैक्सिले हैं, एक मैंडिबल है, 2 पैलेटाइन है, नेजल की बात तो हमने कर ली, एक वोमर बोन है और 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल हैं। ये है हमारे पास फेशियल बोन्स। और इसके अलावा एक है हमारे पास हायोइड बोन जो यू शेप्ड है, बक्कल कैविटी का बेस बनाती है, और इनके अलावा 6 हमारे पास ईयर ऑसिकल्स हैं, 3 इस कान के 3 दूसरे कान के, तो टोटल 6 ईयर ऑसिकल्स भी हैं। तो ये थी हमारी सारी बोन्स जो आती हैं स्कल रीजन में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो ये इसमें क्या है, इररेगुलर बोन्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग इररेगुलर बोन्स है इस तरह से जो आपस में ज्वाइंट होती हैं। तो 26 बोन्स, 26 बोन जो है वो सीरियली अरेंज होती हैं, इनको बोलते हैं हम वर्टिब्रे। ये जो छोटी छोटी इररेगुलर बोन्स हैं ये टोटल 26 इन नंबर हैं और इनको बोला गया जाता है वर्टिब्रे। डॉर्सली प्लेस्ड, अब हमारी बॉडी की ये जो साइड है फ्रंटल साइड इसको बोलते हैं वेंट्रल, और जो बैकवर्ड साइड है इसको बोलेंगे हम डॉर्सल साइड। तो हमारी डॉर्सल साइड पे जो हमारी वर्टिब्रेज हैं वो प्रेजेंट हैं, वर्टिब्रल कॉलम पूरी। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक। हमारी ये जो बैक है उसका पूरा फ्रेमवर्क जो है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम ही बनाती है। ईच वर्टिब्रे हैज अ सेंट्रल होलो पोर्शन, न्यूरल कैनाल। अब सेंट्रल में होलो पोर्शन है ये वाला जिसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल, थ्रू विच द स्पाइनल कोड पासिस। अब इसी सेंट्रल होलो में से क्या पास करेगी, आपकी स्पाइनल कोड। फर्स्ट वर्टिब्रे इज एटलस, जो पहला वर्टिब्रे है वो क्या है, एटलस, विच आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अभी हमने क्या बोला कि जो हमारा स्कल है वो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स की हेल्प से हमारे वर्टिब्रे के साथ अटैच्ड है। तो वो किस वर्टिब्रे के साथ अटैच्ड है, दैट इज अटैच्ड टू एटलस। वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू, अब हमारे पास कुछ रीजन्स हैं अलग अलग वर्टिब्रल कॉलम के, वो है सर्वाइकल जिसमें 7 वर्टिब्रे आती हैं, थोरेसिक जिसमें 12 वर्टिब्रे आएंगी, लंबर रीजन जिसमें 5 वर्टिब्रे हैं, सेक्रल में 1 है वो भी फ्यूज है, एंड कॉक्सीजियल रीजन जिसमें 1 फ्यूज्ड वर्टिब्रे आएगी। ये सारे जो स्टार्ट कहां से हुई, स्कल के एंड से, कैसे, ऑसिपिटल कॉन्डाइल के थ्रू एटलस से कनेक्टेड था, और
द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इज 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं इनका नंबर जो है वो सारे मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स 7 ही होता है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड, supports the head and serves as point of attachment for the ribs and musculature of back। पूरे जो मसल के हमारे बैक के बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो सारे इनसे ज्वाइंट होंगे। ये एक पूरा फ्रेमवर्क बनाता है, सपोर्ट नेटवर्क बनाता है। हमारे जो रिब्स हैं, यहाँ पे आपके जो बोन्स होते हैं इस रीजन में, ये भी पीछे जाके किससे ज्वाइन होंगे, ये भी हमारे वर्टिब्रे से ही ज्वाइन होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। और ये हमारी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो न्यूरल कैनाल है उसमें स्पाइनल कोड है। तो एक तरह से वर्टिब्रल कॉलम जो है वो पूरी स्पाइनल कोड को अपने अंदर होल्ड करती है, सपोर्ट प्रोटेक्ट करती है। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स। अब एक स्टर्नम नाम की बोन है जो वेंट्रल मिड लाइन ऑफ हमारे थोरेक्स की मिड लाइन पे प्रेजेंट है। अब डायग्राम में देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, देन हमारे पास है 12 थोरेसिक वर्टिब्रे, 5 लंबर वर्टिब्रे, एक सैक्रम है और एक कॉक्सिजल वर्टिब्रे है। और इनके बीच बीच में ये क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में प्रेजेंट होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये किससे बनी है, कार्टिलेज से बनी है। सॉफ्ट बोन्स बीच बीच में प्रेजेंट है जो कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहलाते हैं। और ये है क्या, वाइट फिब्रस कार्टिलेज। ओके, ये क्लियर है आपको। चले आगे। चलिए अब बात करते हैं हम पूरे रिब केज की, पूरे रिब केज की। ठीक है, रिब केज के अंदर हमारे पहले तो ये समझिए जो हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, उनके आसपास ये जो बोन्स प्रेजेंट हैं वो सारे पूरे नेटवर्क ऑफ बोन्स को हम बोलते हैं रिब केज। तो ये 12 पेयर ऑफ रिब केज है, यानी कि टोटल 24 हुई। ईच रिब इज थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम। अब डॉर्सली यानी बैक साइड, ठीक है, डॉर्सली किससे जुड़ी हुई है, ये वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे की तरफ किससे जुड़ी है, स्टर्नम से। अब हमारे पास ये सेंटर में ये जो आपको बोन दिख रही है, जो हमारी बिल्कुल चेस्ट के सेंटर में एक बोन होती है फ्लैट सी, उसको ही बोलते हैं हम स्टर्नम। अब यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, ये है हमारे पास स्टर्नम। ठीक है, तो आगे वेंट्रल साइड में ये जुड़े हुए हैं स्टर्नम से, और पीछे बैकवर्ड ये जाके जुड़ते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम से। It has two articulation surface on its dorsal and is hence called bicephalic। अब क्या है, ऐसी दिखती है आपकी एक रिब। ठीक है, आगे से ये किससे जुड़ी है, ये एंड जुड़ेगा इसका स्टर्नम से, बैकवर्ड इसने जुड़ना है वर्टिब्रे से, और इसका एंड जो है, जो इसका एंड डॉर्सल साइड पे जा रहा है, यानी जहां से इसने वर्टिब्रे के साथ जुड़ना है, वो एंड इसका है बाइसिफेलिक। 2 एंड्स हैं, यानी इस तरह से 2 हेड निकलते हैं, बाइसिफेलिक है ये। 2 हेड की हेल्प से ये हमारी वर्टिब्रे से जाके जुड़ेगी। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। पहले जो 7 पेयर्स हैं वो क्या हैं, ट्रू रिब्स हैं। Dorsally they are attached to thoracic vertebrae and ventrally connected to sternum with the help of hyaline cartilage। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म आई है, हाइलिन कार्टिलेज। ये जो आपको रेड रेड यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ, जो अभी व्हाइट कलर के दिखाए गए हैं डायग्राम में, जिनकी हेल्प से स्टर्नम से ये रिब्स जुड़ी हुई हैं, वो क्या है, हाइलिन कार्टिलेज। ट्रू कार्टिलेज कैसी होती है, जो पीछे से भी वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइंट है और आगे से भी स्टर्नम से ज्वाइंट है, किसकी हेल्प से, हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। ठीक है, ऐसी बोन्स को हम बोलेंगे ट्रू बोन्स। जो बाद के 8th 9th 10th पेयर हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ते, बट दे ज्वाइन टू 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। अब क्या है, ये आप देख सकते हैं, लेट मी टेक अनदर कलर। ये जो हाइलिन कार्टिलेज थी ना, अब 8th 9th 10th जो थे वो खुद डायरेक्टली स्टर्नम के साथ नहीं जुड़े, इनकी हाइलिन कार्टिलेज देखो ये इस तरह से पूरी कनेक्टेड हो गई है, और ये आगे जुड़ के एक साथ ऐसे जा रहे हैं स्टर्नम तक, इंडिविजुअली नहीं अटैच हो रहे हैं ये। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल यानी फॉल्स रिब्स। ऐसे क्या है, ट्रू रिब्स नहीं है ये क्या है, फॉल्स रिब्स हैं। लास्ट के जो 2 पेयर हैं 11th और 12th ऑफ रिब्स, उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयर फॉर फ्लोटिंग रिब्स। ये वेंट्रली किसी चीज से, ये 11th और 12th आप देखिए ये रहे, ये कनेक्टेड ही नहीं है आगे से, हाइलिन कार्टिलेज से भी नहीं कनेक्टेड, स्टर्नम से भी नहीं कनेक्टेड, ये क्या है, ऐसे फ्लोट कर रहे हैं एंड के, यहाँ आपको फील होंगे। इनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। thoracic vertebrae, ribs and sternum together form the rib cage। पूरा ये जो रिब केज है वो किन चीजों से मिलके बनता है, हमारे thoracic vertebrae जो कितने थे 12 इन नंबर, एंड हमारा sternum जो आगे का ये फ्लैट बोन है, और हमारे रिब्स, ये मिलके क्या बनाते हैं, हमारा रिब केज।
चलिए अब आगे आता है हमारा अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा हमारे रिब्स के बारे में, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, स्कल के बारे में, जो कि था हमारा एक्सियल स्केलेटन। अब आता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में क्या आएंगे, हमारे लिम्स की बात करेंगे हम। ठीक है, तो बोन्स ऑफ लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल्स, ये जो है हमारा पेक्टोरल गर्डल है जिसके साथ हमारी ये आर्म्स जुड़ी हुई हैं, और लोअर एंड पे हमारे पास होता है पेल्विक गर्डल जिसके साथ हमारी लिम्स जुड़ी होती हैं। वो लिम्स प्लस गर्डल्स मिलके बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स, हर चाहे एक हाथ पूरा ये किससे कितने बोन से बना है, 30 बोन्स। बोन्स ऑफ हैंड, जिसको फोर लिम्ब भी बोलते हैं, हमारे ये जो पूरा हैंड है, आर्म है, इसको क्या बोलते हैं, फोर लिम्ब। आर ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। कार्पल्स रिस्ट बोन 8 इन नंबर, मेटाकार्पल्स पाम बोन 5 इन नंबर, फेलेंजेस डिजिट्स 14 इन नंबर। क्या बोला है कि पूरे ये जो आर्म है वो कितने बोन से बनी है, 30 बोन्स, जिसके अंदर एक ह्यूमरस है, एक रेडियस है, एक अल्ना है, 3 ये हो गई। उसके अलावा हमारे पास हैं 8 रिस्ट बोन, ये जो हमारी कलाई है, रिस्ट है, उसके बोन्स, जिनको क्या बोला जाता है, कार्पल्स। कार्पल्स यानी रिस्ट बोन जो 8 इन नंबर्स हैं। देन आते हैं मेटाकार्पल्स, जो पाम बोन्स, ये जो यहाँ इस रीजन में जो बोन्स हैं उनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स यानी पाम बोन्स। और उसके बाद हमारी फिंगर के जो बोन्स हैं यानी फेलेंजेस डिजिट्स भी बोलते हैं, जो कि हैं 14 इन नंबर। उसके बाद अगर मैं लेग की बात करूं, ये एक आर्म की बात होगी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और फीमर की बात करूं तो उसके अंदर थाई बोन जो है हमारा, वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है जिसको फीमर बोन बोलते हैं। और उसके अलावा हमारे पास है टीबिया एंड फिब्यूला। हमारे पास थाई बोन है हमारा फीमर, देन आगे जैसे यहाँ पे रेडियस अल्ना था, वैसे ही हमारी लेग में होते हैं टीबिया एंड फिब्यूला। उसके बाद हम बात करें टार्सल्स की, जो हमारे एंकल वाले रीजन में बोन्स हैं, वो है 7 इन नंबर, मेटाकार्पल्स 5 इन नंबर, फेलेंजेस 14 इन नंबर। तो पूरे लेग्स के बोन्स जो है, लेग्स यानी हमारे हाइंड लिम्स, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारे किसका पार्ट है, लिम्स। फोर लिम्स, हाइंड लिम्स दोनों की बात कर ली। ठीक है, 30 बोन्स होंगे हर एक लिम्ब में। और कप शेप्ड बोन कॉल्ड पटेला कवर्स द नी, वेंट्रली कॉल्ड द नी कैप। वेंट्रल पोजीशन में आगे हमारे पास जो हमारा नी वाला एरिया, उसके ऊपर एक कप शेप कवर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको पटेला बोला जाता है या फिर नी कैप भी बोला जाता है। यहाँ पे हमारे पास है पेक्टोरल गर्डल और आर्म का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास ये क्लेविकल है, ठीक है, जिसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से बोन है, ये पेक्टोरल गर्डल के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आप आर्म्स के बोन देखिए, ह्यूमरस है, एक रेडियस है, एक अल्ना है, कार्पल्स आ रही हैं यानी हमारी रिस्ट बोन्स, मेटाकार्पल्स यानी पाम बोन्स, एंड देन फेलेंजेस यानी हमारी फिंगर्स या फिर डिजिट्स के बोन। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी आर्म की। इसके अलावा, अरे इसके अलावा हमने पढ़ा लेग के बारे में। लेग में हमने पढ़ी फीमर बोन, टीबिया, फिब्यूला पढ़ा, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस पढ़े, और एक नी कैप पढ़ा जिसका नाम है पटेला। ठीक है, अब हम बात करेंगे गर्डल्स के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। पेल्विक गर्डल यानी जिससे हमारे लेग्स अटैच्ड है, और पेक्टोरल गर्डल जिससे हमारी आर्म्स अटैच हैं। पहले बात करेंगे पेक्टोरल गर्डल की। बोन्स विद हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, यानी आर्म्स और लेग्स की अटैचमेंट में जो काम करते हैं वो बोन्स, उनको हम बोलते हैं गर्डल्स। ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ्स, दो हाफ से बना है। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड अ स्कैप्यूला। अब दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, एक क्लेविकल प्रेजेंट होगा और एक स्कैप्यूला प्रेजेंट होगा। डायग्राम में देखते हैं, इस तरह से हमारे पास होता है स्कैपुला, और आगे इससे जॉइंट क्या है, क्लेविकल। ये रहा क्लेविकल और ये स्कैपुला, ट्रायंगुलर सा बोन होता है स्कैपुला, और ये लॉन्ग बोन क्या है, पतला लॉन्ग बोन है क्लेविकल। ठीक है, स्कैपुला इज लार्ज triangular flat bone situated on the dorsal side of thorax between the second and seventh rib। हमारी सेकंड और सेवेंथ रिब में पीछे डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है स्कैपुला, लार्ज है, ट्रायंगुलर है। dorsal flat triangular body of scapula has slightly elevated ridge called the spine which projects as a flat expanded process called acronium। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक acronium प्रेजेंट होता है। द क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस, जो क्लेविकल है वो इसी एक्रोनियम की हेल्प से ही स्कैपुला से ज्वाइंट होता है। बिलो द एक्रोनियम इज द डिप्रेशन कॉल्ड ग्लिनोइड कैविटी। इस एक्रोनियम के नीचे एक डिप्रेशन है जिसको बोला जाता है ग्लिनोइड कैविटी, विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस। यहीं से हमारा, अब आप यहां देखिए, दोबारा से बनाते हैं इसको। अगर ये मेरे पास
कैप्युला है, ट्रायंगुलर इन शेप है, ठीक है। इसके हेड रीजन पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है एक्रोनियम। सपोज इसी एक्रोनियम के नीचे प्रेजेंट है मेरे पास एक कैविटी जो कि है ग्लिनोइड कैविटी। एक्रोनियम के साथ क्या जुड़ा होगा, एक्रोनियम से जुड़ा हुआ है क्लेविकल, और इस ग्लेनोइड कैविटी जो है ये क्या बना रही है, मेरे पास ह्यूमरस की अटैचमेंट के लिए कैविटी बना रही है, यहां मेरी ह्यूमरस ज्वाइंट होगी। अब थ्योरी पढ़ लें। क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस, यानी जो एक्रोनियम है उससे क्लेविकल आर्टिकुलेट कर रही है। बिलो एक्रोनियम इज डिप्रेशन कॉल्ड ग्लिनोइड कैविटी। ये क्या था, ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी में क्या होगा, हेड ऑफ ह्यूमरस फ्रॉम द शोल्डर ज्वाइंट। अब जो ग्लिनोइड कैविटी है उसी में मेरी ह्यूमरस जो है वो फिक्स होगी जाके, और इसी को बोलेंगे हम शोल्डर ज्वाइंट। ईच क्लेविकल इज लॉन्ग सिलेंडर बोन। हर एक क्लेविकल क्या है, यहाँ पे क्लेविकल आपको नजर आते हैं, और ये क्या है, पतले बोन्स हैं जिसके दो कर्वेचर्स हैं। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन, या फिर इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। हमारा ये जो कॉलर रीजन है यहाँ पे हमें दिखते हैं हमारे दो क्लेविकल्स दोनों साइड पे, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। पेल्विक गर्डल की मैं बात करूं, कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन। 2 कॉक्सल बोन है इसमें, इस तरह से दोनों। अब एक टांग की तरफ एक कॉक्सल बोन, दूसरी टांग की तरफ दूसरा कॉक्सल बोन। ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। हर एक जो कॉक्सल बोन है वो 3 बोन्स की फ्यूजन से बना है। वो 3 बोन्स कौन सी है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ये तीनों बोन्स फ्यूज करती हैं और कॉक्सल जो बोन है उसको बनाती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, ये तीनों बोन्स आपस में ज्वाइंट हैं। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बोन्स एक कैविटी बनती है जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम। जहां तीनों बोन्स ज्वाइन हो रहे हैं ना, वहां एक कैविटी बनेगी जिसको बोलते हैं हम एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जो कैविटी है वो कैसी, ग्लिनोइड कैविटी थी ना जैसे, वैसे ही एसिटाबुलम है। वहां पे हमारी ह्यूमरस अटैच हो रही थी, यहाँ पे फीमर बोन अटैच होगी। तो फीमर बोन जो है यानी हमारी थाई बोन, वो कहाँ ज्वाइन होगी, एसिटाबुलम में। 2 halves of the pelvic girdle meet ventrally to form pubic symphysis containing fibrous cartilage। जो दोनों हाफ्स हैं हमारे लेफ्ट और राइट, वो ज्वाइन करेंगे, कहाँ ज्वाइन करेंगे, हमारी वेंट्रल साइड पे, और क्या बनाएंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, फिब्रस कार्टिलेजेस प्रेजेंट होंगी। चलिए आगे बात करेंगे जॉइंट्स की। एक छोटा सा टॉपिक है हमारे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स यानी जोड़। अब जोड़ों का दर्द सुना है ना, वही बस उन्हीं जॉइंट्स की बात हो रही है। जॉइंट्स क्या है, एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अब यहाँ पे अगर जॉइंट ना हो, यहाँ बीच में क्या है, जॉइंट, जिसकी वजह से मूव कर पा रही हूँ। मेरी फिंगर्स के बीच में भी जॉइंट्स है तो मैं अपनी फिंगर्स मूव कर पा रही हूँ। यहाँ नेक रीजन में भी जॉइंट्स है तो मैं अपनी नेक। तो मूवमेंट के लिए जॉइंट्स का होना बोन्स के बीच में बहुत जरूरी है, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। हमारे जितने भी लोकोमोशन, हम चलते भी हैं तो भी हमारा ये लेग के बीच में, लेग थोड़ी फोल्ड होती है पीछे की तरफ, तो ही हम मूव कर पा रहे हैं। वहां पे क्या है, जॉइंट है। तो अगर जॉइंट्स ना हो, जोड़ ना हो, तो मूवमेंट जो है लोकोमोशन भी डिफिकल्ट होगा। जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। दो बोन्स के बीच में कोई जोड़ है तो उसको भी जॉइंट बोलेंगे। बोन और कार्टिलेज के बीच में जो जॉइंट है वो भी एक तरह से ये जॉइंट ही है। कॉन्टेक्ट, जहां पे दो बोन्स मिल रही हैं वो क्या है, एक जॉइंट है। जहां एक बोन और कार्टिलेज मिल रही हैं, ज्वाइन हो रही हैं, वो भी एक जॉइंट ही है। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू द जॉइंट्स वेयर द जॉइंट्स एक्ट एज फल्क्रम। अब क्या है, जॉइंट्स जो हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर फल्क्रम की तरह एक्ट करते हैं, जहां जो क्या काम करते हैं कि जो भी फोर्स जनरेट होता है मसल्स के द्वारा, मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ फोर्स जनरेट कर रहे हैं, और यही फोर्स जो है वो जॉइंट्स एक तरह से यूज करते हैं ताकि वो मूवमेंट करा सकें। The movability of these joints vary depending on different factors। अब joints कैसे मूव करते हैं वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जॉइंट्स को क्लासिफाई किया गया है उनके स्ट्रक्चरल फॉर्म्स के बेसिस पे, नेमली फिब्रस जॉइंट्स हैं हमारे पास, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं और साइनोवियल जॉइंट्स हैं। 3 टाइप के जॉइंट्स हैं, फिब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। वन बाय वन रीड करेंगे इनके बारे में भी। तो सबसे पहले है फिब्रस जॉइंट्स। दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स व्हिच फ्यूज्ड एंड टू एंड एंड with the help of dense fibrous connective tissue in form of sutures to form the cranium। अब हमारे जो क्रेनियम के बोन्स है ना, वो आपस में अलग अलग, हमने पढ़ा कि अलग अलग फ्रंटल है, पेराइटल है, ये सब बोन्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या जहां ये जुड़े हुए हैं वहां कोई मूवमेंट है? ऐसा है कि हमारे स्कल का एक हिस्सा ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा इधर मूव कर रहा है? आपस में फ्यूज्ड है, जॉइंट्स हैं।
पर मूव नहीं कर सकते। ऐसे जॉइंट्स क्या हैं? फिब्रस जॉइंट्स। सपोज ये एक बोन थी मेरे स्कल की, इस तरह से ये दूसरी बोन के साथ बिल्कुल जॉइंट है, तो इन्होंने जहां ये बन रहा है ना जॉइंट, ये क्या है? सूचर्स। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है? हमारे क्रेनियम में प्रेजेंट है। और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की मैं बात करूं, यहाँ पे द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। जब एक बोन दूसरी बोन के साथ बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है ना, वो क्या है? हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट। द जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे in the vertebral column is of this pattern, it permits limited movement. This is important. हमने पढ़ा था कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट थी और हमारे वर्टिब्रेट्स के बीच में। अब वर्टिब्रे के बीच में वो जो डिस्क थी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो किससे बनी थी? कार्टिलेज से बनी थी। तो जब दो बोन्स आपस से कार्टिलेज से हेल्प से ज्वाइन है, उसी जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कार्टिलेजिनस जॉइंट। और ये बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करेंगे। आगे आते हैं हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स की खास बात क्या है कि जहां ये जॉइंट प्रेजेंट होगा वहां हमारे पास एक फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होंगी, जो बिटवीन द आर्टिकुलर सर्फेस, जहां दो बोन्स ज्वाइन हो रहे हैं वहां एक साइनोवियल कैविटी बनेगी, उसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट। ये हमारे पास अच्छी खासी मूवमेंट कराने में, मेन जो लोकोमोटरी मूवमेंट्स है ना, उनमें ये साइनोवियल जॉइंट्स ही हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ होते हैं? जैसे हमारी आर्म और ये जो स्कैपुला का था, ग्लेनोइड कैविटी बना रही थी बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, यानी हमारे पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस के बीच में जॉइंट था, और फीमर का और कॉक्सल बोन के बीच में भी जो जॉइंट है वो भी क्या है? एक तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही है। हिंज जॉइंट की बात करें तो जो हमारी नी का जॉइंट है या फिर हमारा एल्बो का जॉइंट है, वो भी क्या है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करे। अब हमारे नी में, घुटने में भी जो जॉइंट है वो पीछे की तरफ टांग मूव कर सकती है, आगे की तरफ तो नहीं मूव कर सकती। मेरी एल्बो सिर्फ इधर मूव कर सकती है, बैकवर्ड तो मूव नहीं कर सकती। तो एक ही डायरेक्शन में जो जॉइंट्स मूवमेंट अलाउ करते हैं उनको बोलते हैं हम हिंज जॉइंट्स। इसकी एक और एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है आपका एल्बो जॉइंट। चलिए, नेक्स्ट है पाइवट जॉइंट, जो हमारे एटलस और एक्सिस, एटलस फर्स्ट वर्टिब्रे, उसके बाद आता है एक्सिस, उन दोनों के बीच में जो जॉइंट है वो कौन सा है? पिवट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो हमारी कार्पल्स पे प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है जो हमारे, ठीक है। उसके अलावा जो रिस्ट बोन वाली कार्पल है वहां पे ये जो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स है, ये किसकी वजह से हो रही है? ये हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट्स की वजह से। सैडल जॉइंट जो है वो कहां प्रेजेंट है? बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये हमारे जो कार्पल्स हैं और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है वो है आपका सैडल जॉइंट। ये कुछ एग्जांपल्स थी। इसके बाद आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। हमारे स्केलेटल सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर, सबसे पहले है मियास्थीनिया ग्रेविस। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम में ही कुछ अपने आप गड़बड़ी शुरू हो गई। इससे क्या होता है? हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है, जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का बनना, उसी को अफेक्ट करेगा, जिससे फैटीग, वीकनेस, पैरालिसिस जैसी कंडीशंस जो हैं वो आ सकती हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल जैसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक है, जिसमें क्या है? हमारे स्केलेटल मसल जो है ना वो डिग्रेड हो सकते हैं, डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, डीजेनरेशन हो जाती है, जो डिस्ट्रोफिन उनके अंदर फाइबर्स थे वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं एक्चुअली। देन है टेटेनी, रैपिड स्पैज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। क्या है? हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर कैल्शियम लो हो जाता है, मसल के अंदर जो कैल्शियम है ना वो क्या करता है? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा तेज तेज कॉन्ट्रैक्शन करवाए जा रहा है, जिस वजह से क्या आते हैं? स्पैज्म आते हैं। एक तरह से बहुत पेनफुल कंडीशन है ये। देन है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? जब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाए उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस, पेन इंक्लूड होती है इसमें। देन है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? एज रिलेटेड, जब एज जो है वो बढ़ती है उस टाइम पे क्या है? कैल्शियम लेवल जो है वो लो हो जाते हैं बॉडी में, और बॉडी जो बोन्स हैं उनका मास किससे बना हुआ है? इंटरनली कैल्शियम आयन से ही बना हुआ है, और वो इंटरनल मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, फ्रैक्चर्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और इसका कॉमन कॉज क्या है? जब एस्ट्रोजन लेवल, फीमेल्स के अंदर ये कॉमनली देखा जाता है, जब आफ्टर मेनोपॉज जो एस्ट्रोजन लेवल है वो लो हो जाता है, तब ये कंडीशन अराइज होती है। लास्ट डिसीज है गॉट, जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो बन के आपके जोड़ों में बैठ जाएंगे, वहां इकट्ठा हो जाएंगे, और वहां पे जॉइंट्स में क्या कराएंगे? इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन, ये सब कंडीशंस आएंगी। इस डिसीज को बोलते हैं गाउट।
ओके, सो हेयर वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको चैप्टर समझ आया होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा, सब कुछ समझ आया, मसल समझ आया, बोन समझ आया, मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ आया, अलग अलग बोन्स पढ़े हमने, डिसीजेस पढ़े, ये सब अगर समझ आ गया तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। नीट नोवा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पढ़ाई को सुपर डुपर हिट बनाना है तो जल्दी जल्दी प्रॉपर बैच ज्वाइन करो। टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम में अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी प्लान चाहते हो तो बैच ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी, और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो। और गाइज मिलते हैं अगले सेशन में फिर विद अनदर वन शॉट लेक्चर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन।